नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर सभी का, जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम हिंदी शिक्षण का मॉडल पेपर नंबर 48 48वां पेपर हल करने वाले हैं। टारगेट होना चाहिए कि 15 क्वेश्चन आप सही कर दो। बिल्कुल ये जो पेपर है RBSC की पुस्तक से निर्मित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की और NCERT की पुस्तकों से ही पेपर बनाया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना आकलन करिएगा। साथ में बहुत कुछ नया हम सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे, वधवागमन शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? दीर्घ, व्यंजन, अयादि और यण। देखिए, पहले क्वेश्चन में जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको सही तरह से एक बार विकल्पों को देखिए, विकल्पों का विश्लेषण कीजिए और फिर आंसर दीजिए आप। वधवागमन का अगर हम विच्छेद करें तो इसका विच्छेद होगा वधु प्लस आगमन। क्या होगा? वधु प्लस आगमन। इससे शब्द क्या बनेगा? वधवागमन। इससे कौन सा शब्द बनेगा साथियों? वधु प्लस आगमन से वधवागमन शब्द बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ऊ के बाद असमान स्वर आ रहा है। यदि ई ऊ और री के बाद असमान स्वर आ जाता है, ई दोनों, ऊ छोटा बड़ा फिर री, इसके बाद यदि असमान स्वर आ जाता है तो वहाँ पर ई का तो यह हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है और री का र हो जाता है। ऐसा ये होता है यण संधि में। तो यहाँ पर ऊ का वह हो रहा है, इसलिए शब्द ये जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। दीर्घ, व्यंजन, अयादि नहीं है। चौथा विकल्प आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 1 में। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन सा है? धीर, तनुज, बयार और नाराज। तो देखिए, हवा जिसको आप अच्छी तरह से इस नाम से वाकिफ हो, तो यहाँ पर देखिए हवा का पर्यायवाची आपको बताना है कि ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन से विकल्प में हवा का पर्यायवाची बताया गया है। तो साथियों, दिए गए विकल्पों में से हवा का पर्यायवाची यहाँ पर रहेगा बयार। क्या रहेगा? बयार हवा का पर्यायवाची है। तनुज, धीर, नाराज ये तीनों ही नहीं है। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 2 में। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ है बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ना और बहुत आदर करना। तो कान कतरना इनमें से किस मुहावरे कान कतरना मुहावरे का अर्थ इनमें से किस विकल्प में दिया गया है? प्रश्न संख्या 3 में सही आंसर बताइएगा। देखिए, तीसरे क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा कान कतरना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत चालाक होना या बहुत होशियार होना। बहुत होशियार होना भी आप कह सकते हो या फिर बहुत चालाक होना भी आप इसको कह सकते हो। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अहोरात्रि, अहिल्या, तदानुकूल और शीति। शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। 3 शब्द अशुद्ध है, 1 शब्द शुद्ध है, तो जो शुद्ध है वो ही आपका राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 4 में वो है शीति। शीति ही यहाँ पर शुद्ध शब्द है। बाकी अहोरात्रि नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है अहोरात्र। क्या होता है? अहोरात्र होता है। अहिल्या नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है अहल्या। क्या होता है? अहल्या होता है। तदानुकूल अशुद्ध है, इसका शुद्ध होता है तदनुकूल। क्या होता है? तदनुकूल। ये आ की मात्रा इसमें नहीं लगती है। तो इसके तीनों के ही मैंने शुद्ध रूप बता दिए हैं। बाकी शीति पूर्ण रूप से यहाँ शुद्ध है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको देखना था। चौथा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 4 में सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? उसे गर्व है कि वह कक्षा में प्रथम स्थान लाया, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, जैसे ही मैं घर पर पहुंचा वह पहले ही निकल चुकी थी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी चौथा विकल्प है। अब देखिएगा, आपको यहाँ संयुक्त वाक्य का चयन करना है। अगर हम पहले विकल्प की बात करें, उसे गर्व है कि वह कक्षा में प्रथम स्थान लाया, तो की से जुड़ते ही वाक्य किस में बदल जाता है? मिश्र में बदल जाता है। तो ये तो संयुक्त नहीं है। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, तो और शब्द से जुड़ रहा है और यहाँ पर अलग अलग वाक्य है ये, इसलिए ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है।
बाकी जैसे ही मैं घर पर पहुंचा वह पहले ही निकल चुकी थी। तो यहाँ एक क्रिया दूसरे पर आश्रित बताई जा रही है, इसलिए ये भी मिश्र है। तो साथियों यहाँ पर दूसरा विकल्प ही संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। सेकंड विकल्प आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। छठा क्वेश्चन, दही बड़ा का समास विग्रह होगा दही और बड़ा, दही से बना हुआ बड़ा, दही के डूबा हुआ बड़ा और दही का बड़ा। तो देखिए दही बड़ा का समास विग्रह आपको बताना है। दही बड़ा का नाम सभी ने सुन रखा होगा, इसका समास विग्रह कौन सा रहेगा? देखिए दही बड़ा में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है, मैं आपको पहले बता दूं। और तत्पुरुष समास में भी लुप्त तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है, लुप्त तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और इसका समास विग्रह होगा दही में डूबा हुआ बड़ा, दही के डूबा हुआ बड़ा नहीं, सॉरी दही में लिखा था मैंने, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। दही में डूबा हुआ बड़ा में है के की जगह, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। क्या रहेगा इसका समास विग्रह? दही में डूबा हुआ बड़ा दही बड़ा कहलाता है, इसका समास विग्रह रहेगा। तीसरा विकल्प सही है। यहाँ पर थोड़ा संशोधन मैंने किया है, मैं शब्द आएगा यहाँ पर, ठीक है। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 6 में। आगे प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन है, वह बाजार जाता है वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल, सामान्य भूतकाल। तो पहले हम देखेंगे कि ये वर्तमान काल का उदाहरण है या भूतकाल का, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन तो भूतकाल के और 2 ऑप्शन वर्तमान काल के हैं, ताकि 2 ऑप्शन को हम आसानी से हटा सके। तो वह बाजार जाता है, जाता है मतलब यूँ थोड़ी है कि भाई गया है, गया था, ऐसा कुछ नहीं है, या जा रहा था, इस प्रकार से वाक्य नहीं है। जाता है, वर्तमान की बात की जा रही है, इसलिए भूतकाल में नहीं रहेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा? वह बाजार जा रहा है, जा रहा है, फिर वो वाक्य अपूर्ण में हो जाता है, लेकिन जाता है ये एक सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न नंबर 8। तो साथियों 8वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। बुढ़ापा, जड़ता, घटना और दया। 4 विकल्प जो ये दिए गए हैं, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया स्त्रीलिंग शब्द है, घटना स्त्रीलिंग शब्द है, जड़ता स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन बुढ़ापा स्त्रीलिंग शब्द न होकर ये एक पुल्लिंग शब्द है साथियों। और यही आपका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर 3 विकल्प तो स्त्रीलिंग के हैं और 1 विकल्प है पुल्लिंग का। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 8 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9वां प्रश्न है आपके, निम्न में से एकवचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? घोड़ा का घोड़े, आंसू का आंसुओं, गली का गलियां, चिड़िया का चिड़ियां। तो यहाँ पर एक वचन बहुवचन के जो युग्म दिए गए हैं 4, इन युग्मों में से एक युग्म गलत है, उसको आपको देखना है। देखिए चिड़िया का चिड़िया होता है, बाद में चंद्र बिंदु लगने पर ये बहुवचन बन जाता है। गली का गलियां होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरा जो विकल्प है आंसू, तो आंसू एक खुद बहुवचन शब्द है, ठीक है। आंसू क्या है? एक खुद बहुवचन शब्द है, इसको एक वचन में हम नहीं रख सकते। तो यहाँ पर घोड़ा का तो घोड़े ही होंगे, लेकिन आंसू का आंसुओं नहीं होगा। आंसू खुद एक बहुवचन शब्द है। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न संख्या 9 में। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। साथियों 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि, राकेश, सूर्योदय और दैत्यारी। दीर्घ संधि युक्त पद का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रथम विकल्प है महर्षि, महा प्लस ऋषि, इसका संधि विच्छेद होगा, अर इसमें बन रहा है, ये गुण संधि का उदाहरण है। राकेश, राकेश का संधि विच्छेद होगा, राका प्लस ईश बराबर शब्द क्या बनेगा? राकेश, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा, सूर्य प्लस उदय। तो यहाँ पर देखिए दीर्घ में तो समान स्वर आते हैं, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ उ आ रहा है, तो ये तो असमान हो गया, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। लेकिन साथियों जो दैत्यारी है
इसका संधि विच्छेद होगा दैत्य प्लस अरि बराबर शब्द क्या बनेगा, दैत्यारी। तो साथियों यहाँ पर ए प्लस एस आ बन रहा है, इसलिए यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। विकल्प नंबर 4 सही है। प्रश्न संख्या 10 में बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। 11वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें भिन्न उपसर्ग लगा हुआ है। भिन्न उपसर्ग लगा हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। अनुकरण, दुराशा, अनजान और प्रबल। एक ऐसा विकल्प दिखेगा आपको इसमें जो भिन्न रहेगा उपसर्ग की दृष्टि से। देखिए, अनुकरण में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, अनु उपसर्ग लगा हुआ है। दुराशा में दुरु उपसर्ग लगा हुआ है। अनजान में अन उपसर्ग लगा हुआ है और प्रबल में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। तो साथियों यहाँ पर जो अनु उपसर्ग है, दुरु उपसर्ग है और जो प्र उपसर्ग है, ये तीनों ही संस्कृत भाषा के उपसर्ग है। लेकिन जो ये अनजान में अन उपसर्ग लगा हुआ है, अनजान में भाई कौन सा उपसर्ग है, अन उपसर्ग है। ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग न होकर ये हिंदी भाषा का उपसर्ग है। मतलब अनुकरण, दुराशा, प्रबल में तो संस्कृत भाषा के उपसर्ग है, लेकिन अनजान शब्द में हिंदी भाषा का उपसर्ग है, इसलिए ये उपसर्ग की दृष्टि से भिन्न रहेगा। तीसरा विकल्प सही है 11वें क्वेश्चन में। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। तो साथियों प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है। मंडल प्लस ई मंडली, रानी प्लस वास रानीवास, शूर प्लस ये शौर्य, पुराण प्लस एक पौराणिक। तो यहाँ पर प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध आपको बताना है। बताइए राइट आंसर 12वें क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। साथियों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा रानी प्लस वास रानीवास। रानी प्लस वास रानीवास नहीं होता है, बल्कि होता है रैनिवास। क्या होता है साथियों, रैनिवास होता है, रानीवास नहीं होता है। ये क्या है, अशुद्ध है, गलत है, और आपको ये देखना था, इसलिए दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर है 12वें क्वेश्चन में। बाकी मंडल प्लस ई मंडली होता है। शूर प्लस शूर में ये प्रत्यय जैसे लगाओगे शब्द बन जाएगा शौर्य। पुराण में एक प्रत्यय लगाओगे शब्द बन जाएगा पौराणिक। सेकंड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, नीता पढ़ रही है किंतु जया खाना बना रही है, वाक्य रचना की दृष्टि से है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये जो वाक्य दिया गया है ये रचना की दृष्टि से है, सरल है, संयुक्त है या मिश्र वाक्य है। 13वें क्वेश्चन का सही आंसर बताओ आप। देखिए प्रश्न संख्या 13 में आपका सही आंसर रहेगा संयुक्त वाक्य। नीता पढ़ रही है किंतु जया खाना बना रही है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नीता तो पढ़ाई कर रही है और जया खाना बना रही है, तो इसमें कोई एक के ऊपर आश्रित वाक्य नहीं है, ना ही एक वाक्य है। उद्देश्य और विधेय भी अलग अलग है, इसलिए ये हो जाता है संयुक्त वाक्य। 13वें क्वेश्चन में आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म को छांटिए। पहला है अवर का प्रवर, दूसरा है संकल्प का निकल्प, तीसरा है उपसर्ग का प्रसर्ग और चौथा है अकाल का सुकाल। तो यहाँ पर विलोम शब्द जो अशुद्ध आपको दिख रहा है उसको बताइए कि कौन सा आपको अशुद्ध इनमें से दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 14 की अगर हम बात करें तो अवर का विलोम प्रवर होता है, उपसर्ग का विलोम प्रसर्ग होता है, अकाल का विलोम सुकाल होता है। लेकिन संकल्प का विलोम निकल्प नहीं होता है, बल्कि संकल्प का विलोम होता है विकल्प। क्या होता है, विकल्प होता है। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है 14वें क्वेश्चन में वही राइट आंसर रहेगा साथियों। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन देखेंगे अब। इनमें से किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? सुख, बचपन, मोर और गंगा। 4 विकल्प है जिसमें से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा युक्त शब्द का चुनाव करना है। तो जो सुख शब्द है ये एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। जो बचपन शब्द है ये बच्चा प्लस पन से बना है, ये भी भाववाचक है। जो मोर शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द है।
लेकिन जो गंगा शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है, क्योंकि गंगा एक नदी का नाम है, एक निश्चित है ये चीज़, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 15 में। क्लियर है ये प्रश्न भी सभी के। अब आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16 को। आपके प्रश्न नंबर 16 है, ये देखिए, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो बहुत सरल हो, अत्यंत छोटे हो, केवल व्याकरणिक नियमों का अभ्यास कराते हो और बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। 16वें क्वेश्चन को समझकर आंसर दीजिए। अब यहाँ पर जो 16वां, 17वां, 18, 19, 20 ये 5 क्वेश्चन और जो हैं ये आपको शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। व्याकरण के 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए, पाठ्य पुस्तक में कैसे पाठ रखे जाने चाहिए साथियों, जो बहुत सरल हो, ये जरूरी नहीं है कि बहुत सरल हो या बहुत छोटे हो, या ऐसे पाठ तो सिर्फ यूँ ही नहीं है कि व्याकरणिक नियमों का अभ्यास कराएं ऐसे ही पाठ रखे जाए, बल्कि ऐसे पाठों को शामिल करना चाहिए हमें पाठ्य पुस्तक में जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। जिस परिवेश में बच्चे रहते हैं उसी परिवेश के अनुसार यदि हम पाठ रखते हैं तो बच्चे आसानी से अपने परिवेश में घुल मिल जाते हैं। चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 16 में सही है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 की। तो देखते हैं 17वें क्वेश्चन को। 17वां क्वेश्चन, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, इकाई योजना की व्यवस्था की जाती है, दल शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, या अभिकर्मित अनुदेशन की व्यवस्था की जाती है। यदि आपको शिक्षण कौशलों का विकास करना है, जैसे शिक्षण कौशलों का मतलब पढ़ाने के कौशलों का, कि बच्चों को आखिर पढ़ाया कैसे जाना चाहिए, इस चीज़ का विकास करना है, इनसे संबंधित कौशलों का, तो इसके लिए आपको माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। लगभग जो विद्यार्थी अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, या तो उन्होंने बीएड कर रखी है या फिर डीएलएड या एसटीसी कर रखी है, जब आप वहाँ पर कॉलेज में गए होंगे तो आपने माइक्रो टीचिंग की होगी। उस माइक्रो टीचिंग को ही क्या कहा जाता है? सूक्ष्म शिक्षण, जिसमें ये सिखाया जाता है कि आखिर पढ़ाना कैसे है। पहला विकल्प प्रश्न संख्या 17 में सही है साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बता के जाए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यह भी बता कर जाए कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं 20 ही प्रश्नों में से। साथ में अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रवाह, शब्द ज्ञान, अर्थ और गति। तो इन चारों में से जब हम पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप किसे दोगे? देखिए, प्रवाह, शब्द ज्ञान और गति, इन तीनों से ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देंगे अर्थ को, क्योंकि हम किसी चीज़ को गति से पढ़ रहे हैं, हमें उसको शब्द ज्ञान पढ़ना भी आ रहा है, प्रवाह भी है, लेकिन यदि हम उसका अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर उसके पढ़ने से भी कुछ मतलब नहीं आता है। इसलिए जो चीज़ पढ़ी जा रही है उसका अर्थ समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तीसरा विकल्प 18वें क्वेश्चन में सही है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 की। 19वां क्वेश्चन है, कठपुतली को किस सामग्री के अंतर रखा जाता है? श्रव्य दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और इनमें से कोई नहीं। तो कठपुतली लगभग आप सभी लोगों ने देख रखी होगी। कठपुतली में क्या होता है, नीचे कोई कठपुतली होती है और कोई व्यक्ति उसको अपनी उंगलियों के आधार पर नचाता है, वैसा ही करवाता है जैसा वो चाहता है, और साथ में वो कुछ आवाज़ भी उसमें आती है, मतलब बोलने वाला होता है एक पर्दे के पीछे। तो साथियों, इसको हम श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 19 में। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप लगभग अगस्त के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, बहुत ही जल्द आपके डेट आ जाएगी नई। 20वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना और उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करना। देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन आप कर रहे हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किससे दोगे? ये इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? तो साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है
कि जो भाषा प्रयोग करते हैं, भाषा प्रयोग करने की जो क्षमता है उसका आकलन करना ही प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन करने का उद्देश्य माना जाएगा। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 20 में। तो ये आज का टेस्ट पूरा हुआ साथियों। कमेंट करके जाए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। डाउट हो किसी प्रश्न पर तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ज़रूर उसका सोल्यूशन किया जाएगा अगर डाउट है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।